बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये है जी आपका आज का लेक्चर एम एफ आई एन 623 का। ठीक है, टैक्स ए 2025 का जो कि आपका पेपर आना है इस दफ़ा, जो 31 जुलाई 2025 में शुरू हो रहे हैं। तो उसी के हवाले से जो चीज़ों की तब्दीली है, उन तब्दीलियों के हवाले से मैंने ये तैयार किया। ठीक है, इस लेक्चर के ये एक लेक्चर नहीं है, इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर्स ये होंगे और उसके बाद हम 3 लेक्चर्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के करेंगे, यानी कि प्रॉपर मोहम्मद मुअज़्ज़म मुग़ल की बुक से 2-3 न्यूमेरिकल्स लेंगे और उन न्यूमेरिकल्स का साथ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व किया गया। ठीक है? उनका टैक्स क्या लगा, क्या रेट्स लगे। ठीक है, वो बुक तो मुझे पुरानी मिली है, लेकिन चलें हम अपने 2025 के हिसाब से उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जहाँ-जहाँ कुछ चेंजिंग आएगी वो इंशाल्लाह चेंजिंग करेंगे। ओके, देन स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम पर्पसेस हो सकते थे सैलरी के हवाले से, वो सारे मैंने इन नोट्स में ऐड किए हैं। टोटल 7 पेजेस हैं, जिनमें 6 पेजेस जो हैं वो सारी वर्किंग के हैं और 7th पेज पे हमने जो प्रोविडेंट फंड है उसका शेड्यूल बनाया हुआ है। ऊपर हम नॉर्मली ये नाम लिखते हैं, उसके बाद टैक्स ईयर लिखते हैं, फिर टैक्स कब एंड हो रहा है टैक्स ईयर, क्योंकि ये हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो टैक्स ईयर होता है वो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होता है और स्पेशल टैक्स ईयर होता है। तो जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है, सैलरी पर्सन के लिए नॉर्मल होता है और पेपर में क्वेश्चन आपको सैलरी पर्सन का ही आता है। दूसरे भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सैलरी पर्सन का आता है। ठीक है, टैक्स रेट हम सबके डिस्कस करेंगे। मैं इंशाल्लाह वो आपको शो करवाऊँगा कहाँ से टैक्स रेट आपने सर्च करने हैं और प्रैक्टिस के लिए पेपर में तो आपको टैक्स रेट वो गिवन देगा। रेज़िडेंशियल स्टेटस रेज़िडेंट है, ये रेज़िडेंट नॉन रेज़िडेंट दोनों के हवाले से डिस्कशन होती है। क्वेश्चन आपको रेज़िडेंट का आता है ज़्यादातर, नॉन रेज़िडेंट का बहुत रेयर आता है। लेकिन वो दे देता है नॉन रेज़िडेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता है। ठीक है? उसकी जो चीज़ें हैं वो हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? आगे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो कि पूरी बुक के लेक्चर अवेलेबल हैं, तो हम उन सब में वो डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन रेज़िडेंट में क्या-क्या वर्किंग आएगी। फिर आपके रेज़िडेंट नॉन रेज़िडेंट के हवाले से जो वो आती रही हैं असाइनमेंट्स, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मैं इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में आज उनको भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। चलेंगे आगे। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 है जी हमारे पास सबसे पहले। इसके टोटल हमारे है 5 एयर्स ऑफ इनकम है, ये भी हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी है, प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स सॉरी बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो उसमें ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं, इसलिए हमें सेपरेटली पता होना चाहिए। सेक्शंस पेपर में के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं, अदरवाइज सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब हम एक्चुअली रिटर्न कर रहे होते हैं सबमिट, तो वो हम इन इस सेक्शन को डिस्कस नहीं करते। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको रिटर्न का थोड़ा सा फॉर्मेट भी शो करवाऊंगा कि रिटर्न कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, जो एक्चुअली जो एफपीआर को सबमिट होती है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल करना है वो तो आपने करना है इसी मेथड से। खैर, इसके अंदर हमारे पास बेसिक सैलरी आती है, बोनस, कमीशन, डीएनएस अलाउंस, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ये 6 की 6 चीजें मिलके आपकी सैलरी बनती है। ठीक है जी। जो प्रीरेक्विजिट्स आते हैं उसमें सबसे पहले अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन क्या कहते हैं? ये रिहाइश को कहते हैं। अकोमोडेशन की शक्ल में अगर आप हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो हम उसको तो फुली टैक्सेबल करेंगे, लेकिन अगर रिहाइश मिल जाए और सिर्फ कह दे जी फ्री फर्नीचर अकोमोडेशन है, रिहाइश मिली हुई है, तो रिहाइश की सूरत में हम अगर एंटाइटल अमाउंट ऑफ रेंट गिवन है तो उसको लिखेंगे, नहीं गिवन तो इग्नोर कर देंगे। हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक सैलरी का 45% लेंगे अगर उसने मेंशन किया है कि बिग सिटी है। अगर मेंशन किया है स्मॉल सिटी है या नॉट बिग सिटी, नॉन बिग सिटी नहीं लिखता, वो स्मॉल सिटी लिखता है। मैंने नॉन बिग सिटी लिख दिया है, वैसे स्मॉल सिटी लिखता है वो। तो 30% ऑफ बेसिक सैलरी है। ठीक है, और 90% केसेज में वो कुछ भी नहीं लिखता, और जब कुछ ना लिखा हो तो हम कंसिडर यही करते हैं ये बिग सिटी है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इफ इट इज नॉट क्लैरिफाई द एरिया देन अज्यूम दैट टैक्स पेयर लिव्ड इन बिग सिटी। जो जो मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, जो जो चीज आ सकती है मैंने इनमें मेंशन कर दी है ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर स्टूडेंट इन नोट्स को एक दफा रीड कर ले तो आपकी पूरी बुक की तैयारी हो जाएगी, आपको लेक्चर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कन्वेंस आ जाए तो कन्वेंस अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, कन्वेंस फैसिलिटी एग्जाम्प्ट होती है। कन्वेंस फैसिलिटी से मुराद है
कि अपनी उनकी वो बसेस वगैरह हैं या गाड़ियाँ वगैरह हैं जो कि एम्प्लॉइज़ को पिक एंड ड्रॉप देती हैं, वो एग्ज़ेम्प्ट होती है। हाँ, अगर कन्वेंस मिली है, कोई कार मिल गई है, कोई गाड़ी मिल गई है कंपनी की तरफ से, तो उसके 3 केसेज़ होते हैं। पहला केस ये है कि आप टोटली पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं, उनके पास सेपरेट गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी ऑफ़िस के लिए अलहदा है, घर के लिए अलहदा है, तो जो घर के लिए गाड़ी है वो पर्सनल यूज़ होगी, जो ऑफ़िस के लिए है वो फुली ऑफ़िस यूज़ होगी। और वो दोनों यूज़ कर रहे होते हैं, वो घर के लिए भी करते हैं, तमाम एम्प्लॉयी जितने भी हैं वो घर के कामों के लिए भी करते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी करते हैं। और जब इस तरह केस हो, तो अगर तो पर्सनल यूज़ है तो फुली एग्ज़ेम्प्ट होता है, लेकिन अगर वो पार्टली पर्सनल, पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़ है, तो 5% एग्ज़ेम्प्ट है और 5% उसकी कॉस्ट का टैक्सेबल है। फ़र्ज़ करें किसी एम्प्लॉयी को होंडा सिविक मिल जाती है, वो तकरीबन 95 लाख 1 करोड़ की गाड़ी है। अब उसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए होगी, तो उसका 5% यानी कि 5 लाख उसने टैक्सेबल करना ही करना है 1 साल के बाद। ये भी ज़हन में रखिएगा, ये 1 महीने का नहीं है, ये 1 साल का है। ओके। और अगर टोटली फॉर पर्सनल यूज़ है, तो फिर उसकी कॉस्ट का 10%। मेडिकल आ जाए तो हाँ, एक और चीज़ आपको बताता जाऊँ अभी से ही, कोई भी अलाउंस अगर आपको आ गया ना, आपने उसको टैक्सेबल करना। लेकिन 2 अलाउंस ऐसे हैं जो टैक्सेबल नहीं होते। एक उसमें मेडिकल अलाउंस है और एक और अलाउंस आएगा, स्पेशल अलाउंस है आगे, वो एग्ज़ेम्प्ट होता है। इसके अलावा हर अलाउंस जिसके साथ अलाउंस लिखा गया है उसको टैक्सेबल करेंगे। मेडिकल अलाउंस जो है वो एग्ज़ेम्प्ट अप टू 10% बेसिक सैलरी होता है। मिसाल के तौर पर कि आप कहते हैं जी मेरा अलाउंस जो है वो है मेडिकल अलाउंस, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए मिला है और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो बनती है 8 लाख रुपए 1 साल की। तो इसका मतलब 10% 80,000 आ गया, 80,000 एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा, बाकी 20,000 को आप टैक्सेबल करेंगे। और कोई मेडिकल फैसिलिटी रिइंबर्स होती है, वो एग्ज़ेम्प्ट होगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस है, टैक्सेबल है, लंच फैसिलिटी टैक्सेबल है, लेकिन होटल एम्प्लॉइज़ के लिए एग्ज़ेम्प्ट है। क्योंकि होटल एम्प्लॉयी अपने एम्प्लॉयी को ओन रिसोर्सेज़ से लंच फैसिलिटी देता है, तो वो एग्ज़ेम्प्ट है। सब्सिडाइज़्ड लंच फैसिलिटी में ये है कि कुछ आपको पैसे मिल जाते हैं और बाकी लंच आप खुद करते हैं, खुद लेकर आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सब्सिडाइज़ कर देते हैं। चलो जी, अगर आपने बाहर से लंच किया है, आपके कोई 1000 रुपए खर्च हो गया, तो 200, 300 या 500 रुपए कंपनी कंपनसेट कर दे। तो ऐसा यहाँ आपको होटल किसी में जाके खाना खाने की परमिशन होती है, कंपनी कह देती है जी फलाँ होटल से खाना खा लें, आपको वहाँ पे कंसेशन मिलेगी, तो वो सब्सिडाइज़ हो जाता है, क्योंकि कुछ कंपनी उनको पे कर रही होती है और बाकी एम्प्लॉयी खुद पे कर रहा होता है, तो वो भी एग्ज़ेम्प्ट होता है। लोन टू एम्प्लॉयी, आप एम्प्लॉयी से लोन एम्प्लॉयी जो है वो लोन लेता है अपने एम्प्लॉयर से। जो स्टूडेंट जॉब होल्डर्स हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और 80 टू 90% केसेज़ में जब आप लोन लेते हैं, तो लोन आपका इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, वहाँ पे आपको कोई सूद नहीं देना। आप उन्हें कहते हैं जी मैं 6 महीने बाद पैसे दे दूँगा, या आप उन्हें कहते हैं जी मेरी सैलरी से थोड़ा-थोड़ा काट दे रहे हैं आप, ठीक है? वो आपकी 25% सैलरी या 30% सैलरी महीना काटते रहते हैं और अपना लोन रिकवर करते रहते हैं। ऐसे लोन में जो लोन की अमाउंट है उसका 10% टैक्सेबल होता है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि लोन 10% ऑफ फुली एग्जैम्प्ट है, 10 सॉरी 10 लाख तक। आपने लोन 1 लाख, 1.5 लाख या 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख का लोन लिया है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा का लोन लिया है तो टैक्सेबल होता है, और 10 लाख से ज़्यादा लोन बहुत रेयर केसेज़ में होता है। चलिए पढ़ने क्या तक तो ठीक है ना, पढ़ेंगे तो सही ना, रियल टाइम ना भी हो तो। और वैसे भी लोन जब एम्प्लॉयी खुद अपनी रिटर्न जब सबमिट कर रहे थे, वो कौन लोन मेंशन करता है? प्रोविडेंट फंड के लिए सेपरेटली एंड पे टेबल बनाया, वो टेबल एंड पे डिस्कस करेंगे। स्पेशल अलाउंस में आ जाए, स्पेशल अलाउंस मैंने आपको बताया फुली एग्जाम्प्ट होता है। फिर एनकैशमेंट ऑफ लीव, एनकैशमेंट ऑफ लीव क्या है कि एक तो महीने की 2 लीव्स अलाउ होती हैं हर एम्प्लॉय को, खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। प्राइवेट की 1 लीव होती है, लेकिन उस 1 लीव को भी कुछ इदारे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये आपकी पेड लीव है, आप इसको एनकैश करवा सकते हैं। एक तो पेड लीव होती है, रूटीन वाइज आप छुट्टी करते हैं, सैलरी नहीं काटी जाती। लेकिन एक लीव होती है जिसमें एम्प्लॉयर ये कहता है कि ये आपकी छुट्टी है, कर लें, कोई मसला नहीं है। ना करेंगे तो आपको साल के एंड पे या रिटायरमेंट के टाइम पे जितनी छुट्टियां आपकी जमा होगी, उन सब की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी पर डे के हिसाब से। ऐसी लीव लीव इनकैशमेंट कहलाती है। आप जब उसको इनकैश करवाते हैं, आप उस गवर्नमेंट से जिस तरह के मैंने कहीं एक इदारे में काम किया, ठीक है, डस्का के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो उनका रूटीन यही थी कि वो कहते थे एम्प्लॉय को कि जी आपकी महीने की एक छुट्टी है, साल की 12 बनती है, जितनी करेंगे वो माइनस हो जाएंगी, जो नहीं करेंगे उस उनकी आपको पेमेंट साल के एंड पे, यानी जब साल गुजर जाएगा तो 30 जून को साल कंप्लीट होता है, जो जून की सैलरी मिलेगी उसके साथ पूरे साल की जो छुट्टियों की चल रही है वो भी मिल जाएगी। तो वो इनकाश होगी, इनकैश होगी। प्राइवेट सेक्टर में टैक्सेबल है, गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम्प्ट है।
यूटिलिटी किसी किस्म की भी मिले, अलाउंस है, टैक्सेबल है, कोई यूटिलिटी एम्प्लॉयर खुद से पे करता है, यानी कि आपके बिजली का घर के बिजली का बिल एम्प्लॉयर पे कर देता है, फुली टैक्सेबल है। हाँ, अगर यूटिलिटी ओन सोर्सेज से है, जिस तरह गैस के एम्प्लॉयज को गैस का बिल नहीं आता, जो वापडा के एम्प्लॉयज हैं उनको बिजली का बिल नहीं आता, तो वो फुल एग्जाम्प्ट होता है। पेंशन है, एक पेंशन मिले एग्जाम्प्ट है, दो हो तो लोअर अमाउंट टैक्सेबल है, और सीनियर सिटीजन के लिए दोनों एग्जाम्प्ट है, और अगर पेंशन और सैलरी एक एम्प्लॉयर से ले रहे हैं तो पेंशन टैक्सेबल है। हाँ, यहाँ पे सोचने वाली बात होती है ये एक एम्प्लॉयर से कैसे मिल सकता है। तो जनाब, जो हमारे ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब एक्सटेंशन लेते हैं, तो उस एक्सटेंशन के टाइम पे या कि कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एम्प्लॉय को एक्सटेंशन मिल जाती है, जिस तरह ये मौजूद मुगल साहब हैं, ये मेरा ख्याल है अब का मुझे पता नहीं है, आज से मैं कुछ 6-7 साल पहले इन्हें मिला था, तो उस वक्त ये रिटायर हो गए, इन्हें 2 साल हो चुके थे, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हैले कॉलेज में ही जॉब कर रहे थे, मोहम्मद मौजूद मुगल साहब। जब मेरी मेरी इनसे मुलाकात हुई, उसके बाद इत्तेफाक नहीं हुआ मुलाकात का। तो ये मेरे से पूछ लिया, मैंने कहा जी आपने अपने बारे में लिखते हैं अपने उसके बुक के अंदर ये पेंशन के हवाले से, तो मुझे बताएं आप भी पेंशन ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं सैलरी भी ले रहा हूँ, पेंशन भी ले रहा हूँ। इस सूरत में उनकी पेंशन टैक्सेबल है। हम और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो जब एक्सटेंशन लेते हैं, तो जो वो उनकी रिटायरमेंट हो चुकी होती है, एक्सटेंशन चूंकि होती है तो उनकी पेंशन भी लग जाती है और सैलरी भी ले होते हैं। देखें डबल बोझ होता है हम पे। अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी और कंपुटेशन ऑफ पेंशन। जी, ग्रेजुटी की कंपुटेशन ऑफ पेंशन एग्जाम्प्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर, एग्जाम्प्ट इफ अप्रूव्ड बाय सीआईआर। गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रेजुटी एग्जाम्प्ट है, कमिश्नर से अप्रूव हो एग्जाम्प्ट है, अगर एफबीआई से अप्रूव करवाई है तो फिर 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। उसके बाद आ जाए जी, हाँ, प्रॉपर्टी की तरफ से जो रेंट आता है ना, रेंट है वो टैक्सेबल होता है। हम उसकी कैलकुलेशन बता देते हैं। वैसे जनरली सिर्फ आपको रेंट लिखा हुआ मिलता है, या वो कहता है जी मैंने एडवांस दिया है, तो एडवांस जो होता है वो उसका 1/10 जो है वो रेंट में ऐड हो जाता है। ठीक है, 3 लाख तक रेंट एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन जब सेपरेट आएंगे, क्योंकि इसके रेट डिफरेंट होते हैं ना, तो फिर हम इसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हम ट्रीट करते हैं। लिखा हुआ है टैक्सेबल एज ए सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है। बिजनेस की हर इनकम फुली टैक्सेबल है, सिर्फ इनकम फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अगर आता है, वैसे तो मेरा ख्याल है शायद ये आएगा, लेकिन अगर आ भी जाए तो ये इस साल तक के लिए एग्जाम्प्ट है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी से इनकम आने वाली भी पता नहीं अगले साल क्या ट्रीटमेंट वो टैक्स डिपार्टमेंट करता है, लेकिन स्टिल जो है वो एग्जाम्प्ट ही है। कैपिटल गेन्स के शेड्यूल में आ जाए, तो पूरा शेड्यूल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने वो निकाला हुआ है। कैपिटल गेन्स के शेड्यूल पे बात करते हैं जी। ये जी यहाँ पे मैंने सर्च किया टैक्स कार्ड के हवाले से, मैं रेंटल इनकम सर्च कर रहा था तो और मुझे पूरा टैक्स कार्ड मिल गया। मैंने जो टैक्स कार्ड निकाला जी, ये है जी बी फाइलर के, ये bfiler.com। यहाँ पे ये बी फाइलर शो हो रहा होगा कि हाँ कहीं, हाँ ये जी बी फाइलर, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये ओपन हो गया। अब इसमें तमाम शेड्यूल्स हैं, ऊपर देख लें, आप गूगल पे लिख लेके आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप सिर्फ लिख लें बी फाइलर टैक्स कार्ड 2024-25, ठीक है, तो आपके पास ये टैक्स कार्ड आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जो टैक्स रेट्स आ जाएंगे, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं, जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के हवाले से। ये देखिए, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रास अमाउंट ऑफ रेंट जो है, रेंट रेट ऑफ टैक्स फॉर फाइलर क्या है जी, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक रेंट रिसीव कर रहे हैं। फर्ज करें एक घर आपने किराए पे दिया हुआ है, जिसका रेंट आपको महाना आ रहा है तकरीबन कोई 50,000 रुपया, तो वो 6 लाख आपका साल का बनता है। तो 3 लाख से 6 लाख तक 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 3 लाख, 3 लाख से ऊपर जो ग्रॉस अमाउंट होगी उसका 5%। और अगर ग्रॉस अमाउंट ऑफ रेंट एक्सीड कर दी 6 लाख से 20 लाख तक, तो 15,000 प्लस 10% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट, यानी कि 6 लाख निकाल देंगे, बाकी 14 लाख, अगर 20 लाख फर्ज करें टोटल बनता है। जब 15 लाख फर्ज करें रेंट है, तो उसमें 6 लाख माइनस करेंगे, 9 लाख पर का 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे, और 15 और 90,000, 1,05,000 आपका टैक्स बन जाएगा। 20 लाख एक्सीड करे तो 1,55,000 फिक्स आ जाएगा, और बाकी एक्सीडिंग अमाउंट पर 25% चार्ज होगा। फिर हम आते हैं विनिंग प्राइस, इनके ये एफटीआर के आइटम्स हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स में जाके। हम चलते हैं जी, कैपिटल गेन्स हमें अगर मिल जाए तो, हाँ ये भी कैपिटल गेन के आइटम में, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा शेयर्स का भी आएगा। ये देखो बोनस जो कंपनी, इसके भी रेट्स डिफरेंट है।
हाँ जी, कैपिटल गेन्स टोटल 37। अच्छा जी, अगर होल्डिंग पीरियड है 1 साल से आप शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के, या आपको प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ओपन प्लॉट है, ठीक है? अगर होल्डिंग पीरियड डज़ नॉट एक्सीड 1 ईयर, क्योंकि शेयर्स वगैरह की ऑप्शन कम ही आती है पेपर में, ये प्रॉपर्टी प्लॉट वगैरह की आ जाती है। 1 साल से एक्सीड नहीं कर रहा तो 15%। अगर होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से एक्सीड कर जाए तो 12.5%। अगर होल्डिंग पीरियड 2 साल से एक्सीड कर जाए तो 10%। अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से एक्सीड कर जाए तो 7.5%। 4 साल से एक्सीड कर जाए 5%। 5 साल से एक्सीड कर जाए 2.5%। और 6 साल से ज़्यादा एग्जाम्प्ट है। या इसे 3 साल पीछे चले जाए तो ये 3 साल था, 3 साल बाद एग्जाम्प्ट हो जाता था, अब ये 6 साल उन्होंने कर दिया। और अब मजे की बात यह है कि जो टैक्स ईयर 2025-26 आया है, ये अगला जो टैक्स, जाहिर सी बात है बजट में अगला टैक्स अगले साल का टैक्स होता है ना अनाउंस, ये पिछले साल का जो हम पढ़ रहे हैं, जो 30 जून को एंड हुआ है ना साल, ये उसका हम पढ़ रहे हैं। अब जो नया साल हमारा शुरू चल रहा है इस वक्त, जुलाई 2025 से ये नया साल शुरू हो गया। तो इसमें उसने एक ही रेट कर दिया है कि 6 साल तक आप होल्डिंग पीरियड है तो 10% पैसा चाहे उसने किया है, और उससे ऊपर जो है वो एग्जाम्प्ट कर दिया। ये 15.5%, 12.5%, 10, 7.5, 5, 2.5, ये सारा उसने खत्म कर दिया। ठीक है जी, हम अपने नोट्स पे वापस आते हैं। ये सारा मैंने आपको शेड्यूल दिखा दिया है। उसके बाद अदर सोर्सेज में आ जाएं, कोई भी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। डायरेक्टर फी टैक्सेबल है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन वो टैक्सेबल हम डायरेक्ट नहीं करते। हम उसको अगर तो फॉरेन इनकम आपकी टैक्स कट के आया है तो फिर आप हम यहाँ पे उसको सिर्फ रेट पर्पज के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कि हमारे हिसाब से टैक्स जो वहाँ कटा है और हमारे हिसाब से, अगर तो वहाँ कम कटा है तो हम वो ऐड कर देते हैं, कम ना कटा हो, ज़्यादा कटा हो तो फिर हम उसको एग्जाम्प्ट कर देते हैं। ये सूरत हाल होती है। वैसे फॉरेन इनकम होती है टैक्सेबल है। उसके अलावा कोई मीटिंग फीस है, कोई पार्ट टाइम इनकम आपको मिल जाती है, सारी टैक्सेबल है। हाँ, एक एग्जाम्पशन भी लिखी हुई है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कोई अमाउंट आती है, जिस तरह जी मुझे वो आ गया, क्या नाम उसका, फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो 50 लाख तक आप एक साल में रिसीव कर सकते हैं और उसका कोई टैक्स नहीं होगा। 50 साल से ज़्यादा रिसीव करते हैं तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। टोटल इनकम, ज़कात पेड एंड रिकॉर्ड अर्नर्स, ज़कात पर्सनली पेड इज नॉट अलाउड, पेमेंट टू वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट अंडर क्लॉज 61 शेड्यूल 2 है। उसके बाद मार्कअप इन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है, चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड विच एवर इज लेस इज अलाउड फॉर डिडक्शन। उसके बाद ये जी कुछ डिडक्शंस हैं, 3 डिडक्शंस आपकी लिखी हुई हैं हैंडआउट्स के अंदर भी, आप अगर देखें तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें ज़कात पेड है और पेमेंट टू वर्कर वेलफेयर फंड है, और तीसरा मार्कअप इन हाउसिंग फाइनेंस स्कीम है। इन तीनों की बाकी यहाँ पे डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट है जी, डोनेशन, ये सॉरी मार्कअप भी है और डोनेशन भी आ गया। ये डिडक्शंस हम माइनस कर सकते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल फ़ी पेड, आप चिल्ड्रन की एजुकेशन फ़ी पे करते हैं, एक्चुअल अमाउंट का 5%, टोटल इनकम का 25%, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन का 60,000। तीनों में से जो लेस होगी वो डिडक्शन के लिए लोड है। तो नॉर्मली एक्चुअल अमाउंट का 5% ही डिडक्ट होता है। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। अगर कोई शेयर ऑफ एओपी हमें आया है तो वो हम ऐड करेंगे रेट पर्पजेज के लिए। ठीक है, यानी कि मैं आज सैलरी पर्सन हूँ, मैंने कमाया, इसके अलावा मेरा कोई एओपी भी आ रहा है, या मैं आपको और बिजनेस भी कर रहा हूँ साथ, मैंने एओपी में शेयर ऐड किया हुआ है, तो एपी में तो टैक्स डिडक्ट होकर पैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेट पर्पजेज के लिए ऐड किया जाता है। उसको ऐड करके रेट कैलकुलेट किया जाएगा और फिर नीचे माइनस भी कर दिया जाएगा। मैं बता देता हूँ जी। हाँ, ये देखिए टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पसेज, टैक्स पेएबल जो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम, ओवर टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पसेज मल्टीप्लाई एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। ठीक होगा जी। कंसेशन ऑफ वर्किंग एज ए फुल टाइम टीचर, हाँ जी, अगर फुल टाइम टीचर है, ये जी पिछले साल में इन्होंने खत्म किया पहले, फिर आखिरी 2 महीने आगे सारी जो पिछले जितनी भी डिडक्शन हुई थी वो सारी काट के मई जून में इकट्ठे दिए गए, और जब दिए गए तो फिर टैक्स काट लिया। एम्प्लॉयज काफी वो थे, बरम थे कि यार ये क्या उन्होंने हमारे साथ मजाक किया है, कि पहले तो हमें ये कंसेशन दी नहीं, और जब कंसेशन दी तो फिर टैक्स काट लिया। बड़े बड़े कारनामे एम्प्लॉयज के साथ भी हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ बेसिकली। प्राइवेट के तो ये होता ही नहीं है मामला। ठीक है, लेकिन प्राइवेट में तो इतनी सैलरी होती नहीं है, कम ही होती है। अच्छा चले जी, नेक्स्ट चलेंगे जी टोटल टैक्सेबल। ये फार्मूलाज हैं कि अगर आपने कंसेशन कैलकुलेट करनी है
तो टोटल टैक्स पेएबल जितना टैक्स पहले से आपका आया हुआ है वो आप लेंगे और नीचे लेंगे टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल इनकम 25% टैक्स ऑन सैलरी, ठीक है। यानी कि टैक्सेबल इनकम अगर 25% लेके लिखेंगे और सैलरी जितनी भी आपकी बनती है वो करेंगे और आपका वो टैक्स निकल आएगा और वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा। इसके बाद अगली चीजें जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ अभी इनकम जो रेट हमें लगाने हैं उसका शेड्यूल देखते हैं जी। वापिस आते हैं यहाँ पे और ये जी आपके दोनों शेड्यूल स्टार्ट भी गिवन है। ये जी सैलरी पर्सन का शेड्यूल है कि 6 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट है, 6 लाख से 12 लाख तक 5% रेट है, 6 लाख से ऊपर 6 लाख नहीं बीच में आएगा। यानी कि आपकी इनकम अगर 9,50,000 है तो 6 लाख माइनस करेंगे, 3,50,000 आ गया, 3,50,000 का 5% लेंगे। 12 लाख से 22 लाख 30,000 जमा 15%, 22 से 32 लाख 1,80,000 जमा 25%। इनको याद नहीं करना, ये आपको रेट्स वो ये पूरे स्लॉट वो पेपर में देगा, ठीक है। आपके पेपर में ये स्लॉट गिवन होगी, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए आता है, वो कहता है जी टैक्स कैलकुलेट करें, तो वो आपको न्यूमेरिकल से नीचे आप ड्रैग करके देखेंगे, उसको नीचे कर्सर को नीचे लाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि ये टैक्स रेट्स भी गिवन होंगे उसी न्यूमेरिकल के अंदर। नॉन सैलरी पर्सन इंडिविजुअल जो है, अगर सैलरी इंडिविजुअल नहीं है, देखिए ना इनकम तो ये सारी हमने डिस्कस कर ली। बिजनेस से आने वाली इनकम होती टैक्सेबल है, कैपिटल गेन्स हो गया, रेंटल इनकम हो गई, सैलरी का तो एक ही सेक्शन था, बाकी सारी तो नॉन सैलरी थे। तो उससे आने वाली इनकम 6 लाख तक एग्जाम्प्ट होती है, 6 लाख से 12 लाख तक 15%। पहले ये 6 लाख से 8 लाख था, फिर 8 लाख से 12 लाख था पिछले साल, यानी कि 2024 का जो साल था। अब ये थोड़ी सी उसने चेंजिंग की है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि 6 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स सीडिंग अमाउंट का। और वैसे ये वो 7.5% होता था, 6 से 8 और 8 से 12 जो है 15% होता था, तो ये समझिए टैक्स ज्यादा कर दिया उन्होंने। 12 से 24 लाख तक जो है वो 20% था, 12 से 16 लाख तक कर दिया, फिर 16 से 32 लाख 30% कर दिया। ये 30% 24 से 40 लाख था, ठीक है। तो स्लॉट्स ये चेंज करते रहते हैं। ये आपका नॉन सैलरी का टैक्स है। अब आपने देख लेना है कि वो सैलरी पर्सन है कि नहीं है, और उसका बेस्ट वन क्राइटेरिया मैंने नोट्स में लिखा है ये जी। At a stage we have decided that whether the taxpayer is salaried individual or non-salaried individual. Taxpayer will be called salaried individual when his income of salary is more than 50% of taxable income. आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है, हाँ ये जो आ गई टैक्सेबल इनकम, आप इसका देखेंगे कि अगर फर्ज करें आपकी टैक्सेबल इनकम आती है 11,30,000, आप इसका 50% लेंगे, वो आ जाएगा 5,65,000। अगर आपकी सैलरी 5,65,000 से ज्यादा है तो ही कंसिडर होगा कि आप सैलरी पर्सन है। अगर ऐसा नहीं है तो अब सैलरी पर्सन नहीं है। ओके जी। जी स्टूडेंट्स, बाकी इंशाल्लाह जो हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।